चलो लेट्स स्टार्ट. सो इन द लास्ट क्लास हमने इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के बारे में पढ़ा था. आज उसके एप्लीकेशन देखते हैं. तो स्टार्टिंग हमने क्या किया था कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है. अगर इसके पहले और जाऊं तो व्हाट इज मेंट बाय इलेक्ट्रोकेमिकल सेल. और क्या क्या नाम थे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के. गैल्वेनिक सेल. एग्जाम्पल क्या देखा था हमने. डेनियल सेल, जहां पे जिंक एंड कॉपर वाज यूज. ठीक है. जिंक एक अलग इलेक्ट्रोड था, कॉपर अलग इलेक्ट्रोड था. जिंक वाज बिहेविंग लाइक एनोड, कॉपर वाज बिहेविंग लाइक कैथोड. इलेक्ट्रॉन्स वर फ्लोइंग फ्रॉम जिंक टू कॉपर एंड करंट वाज फ्लोइंग फ्रॉम कॉपर टू जिंक, ऑपोजिट डायरेक्शन में. ठीक है. और एक पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट हो रहा था दोनों सेल के अंदर. अगर ये आपका जिंक रॉड वाला सेल है जिसको अपन ऑक्सीडेशन हाफ सेल का नाम दिए थे, और ये कॉपर रॉड वाला सेल है जिसको हमने रिडक्शन हाफ सेल का नाम दिया था, क्योंकि इसमें हो रहा था ऑक्सीडेशन, राइट, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन. और इसमें यही इलेक्ट्रॉन वायर के थ्रू यहां आ रहे थे एंड यहां पे हो रहा था गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, राइट. इसलिए इसका नाम पड़ा था ऑक्सीडेशन हाफ सेल और इसका नाम रिडक्शन हाफ सेल. आफ्टर दैट यहाँ पे जो जिंक रॉड थी ये नेगेटिव पोल था, और यहाँ जो कॉपर रॉड है वो आपका पॉजिटिव पोल था, राइट. कॉपर रॉड एंड जिंक रॉड. जिंक से जो आयन बाहर आ रहे थे वो Zn2 पॉजिटिव आयन थे, यानी कि पॉजिटिव नेगेटिव एक पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट हो रहा था यहाँ पे भी, और यही यहाँ पे भी पॉजिटिव पोल ये और SO4 नेगेटिव 2 नेगेटिव आयन बच रहे थे. अगेन यहाँ पे भी पॉजिटिव नेगेटिव पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट हो रहा है. और इंडिविजुअल इलेक्ट्रोड के पोटेंशियल डिफरेंस को हमने क्या नाम दिया था. इलेक्ट्रोड पोटेंशियल. इलेक्ट्रोड पोटेंशियल. ठीक है. अब वो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दो टाइप की हो सकती है, ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल या ऑक्सीडेशन पोटेंशियल या रिडक्शन पोटेंशियल, डिपेंडिंग अपॉन उसका ऑक्सीडेशन हो रहा है या रिडक्शन हो रहा है, बट नॉट विथ रेस्पेक्ट टू एनी अदर एलिमेंट, विथ रेस्पेक्ट टू हाइड्रोजन, है ना. जैसे जिंक का हाइड्रोजन के रेस्पेक्ट में अगर ऑक्सीडेशन होता है तो हम उसकी वैल्यू को कहेंगे ऑक्सीडेशन पोटेंशियल. उसका रिवर्स कर दोगे तो रिडक्शन पोटेंशियल आ जाएगा उसका. ठीक है. लेकिन रिएक्शन रिवर्स करना है. अभी ये रिएक्शन आपको ऑक्सीडेशन दिख रहा है, पर अगर उल्टा लिख दूं तो ये रिडक्शन हो जाएगा. तो उसके जो वैल्यू है उसमें क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी. वो अगर नेगेटिव है तो वो पॉजिटिव हो जाएगा, वो अगर पॉजिटिव है तो नेगेटिव हो जाएगा. एम आई क्लियर. हमने देखा था ना कि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज जो है आपकी वो रिडक्शन पोटेंशियल के बेसिस में है. मतलब वहां पे सारी सबकी वैल्यूज क्या लिखी हुई है, रिडक्शन के टर्म्स में लिखी हुई है, भले उनका हाइड्रोजन के रेस्पेक्ट में ऑक्सीडेशन होता होगा. ठीक है. तो ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को निकालने के लिए हमने एक रेफरेंस इलेक्ट्रोड यूज किया था, एंड दैट रेफरेंस इलेक्ट्रोड वाज नोन एज शी, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड. तो स्टैंडर्ड वर्ड का मतलब क्या था, 298 केल्विन टेम्परेचर एंड 1 m कंसंट्रेशन या फिर 1 बार प्रेशर. जैसे हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड में हाइड्रोजन गैस को 1 बार प्रेशर में भरा जा रहा है. प्लैटिनम की इलेक्ट्रोड ली थी हमने और इलेक्ट्रोलाइट HCl लिया था, H पॉजिटिव, राइट. तो हमने ऐसा कुछ मेंशन किया था ना, प्लैटिनम H2 H पॉजिटिव. दिस इज हाउ वी रिप्रेजेंट अ हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड. बाकी हमने कैसे एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को रिप्रेजेंट करते हैं वो भी देखा था. लेफ्ट साइड में हम एनोड का लिखते हैं कि एनोड में एक्चुअली क्या हो रहा है, और राइट साइड में हम कैथोड में क्या हो रहा है ये लिखते हैं, और बीच में दो लाइन बनाते हैं विच इंडिकेट्स सॉल्ट ब्रिज, विच रिप्रेजेंट्स सॉल्ट ब्रिज. ठीक है. ओके. तो रेफरेंस इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल 0 होता है, 0 वोल्ट होता है, तभी इसको हम रेफरेंस मानते हैं. अब आप जिस भी इलेक्ट्रोड को इसके साथ कनेक्ट करोगे आपको उस पर्टिकुलर इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मिलता जाएगा, और उसी को हमने टेबल में सजाया है इन टर्म्स ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल. जिस टेबल को, जिस सीरीज को हम इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज बोलते हैं. यहां तक हमने लास्ट क्लास में किया था. आपके बुक के हिसाब से वो टेबल में क्या था, ऊपर कैसे वैल्यूज थी, पॉजिटिव वैल्यूज, और नीचे कैसी वैल्यूज थी, नेगेटिव. तो जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होता है उसका रिडक्शन होता है, मैंने बोला था, है ना. जैसे हम अपने एग्जांपल में ले जिंक और कॉपर का, तो कॉपर का रिडक्शन पोटेंशियल टेबल के हिसाब से 0.34 वोल्ट था, और जिंक का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल टेबल के हिसाब से -0.76 था. तो उस हिसाब से रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा किसका हुआ, कॉपर का. तो कॉपर विल गेट रिड्यूस्ड, तो जिंक का होगा ऑक्सीडेशन. हमने इसका सेल पोटेंशियल भी निकाला था ना, E0 cell is equals to E0 cathode minus E0 anode. That is one application of that series. आप उस सीरीज की हेल्प से
किसी भी सेल का स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल या स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ द सेल निकाल सकते हो। ईएमएफ नाम दिया था ना हमने सेल को, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, और उसका फॉर्मूला लिखे थे ई नॉट सेल इज इक्वल्स टू ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। और एग्जांपल के लिए हमने सिल्वर कॉपर सेल का भी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकाला था, ईएमएफ ऑफ द सेल निकाला था, सॉरी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल नहीं बोलना चाहिए, क्या बोलना चाहिए, सेल का ईएमएफ। देखिए इंडिविजुअल इलेक्ट्रोड के पोटेंशियल को इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बोलते हैं, राइट, बट सेल के पोटेंशियल को क्या बोलते हैं, ईएमएफ या ई सेल। ठीक है, चलो हेडिंग डालना नेक्स्ट, एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, एप्लीकेशंस ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, एप्लीकेशंस ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। एप्लीकेशन यूज है ना, यूज मतलब हम अपने इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की हेल्प से क्या क्या डिटरमाइन कर सकते हैं, दैट इज व्हाट इज मेंट बाय एप्लीकेशन। ठीक है, तो हमने ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग नेचर भी देखा था ना, कि जो ऊपर वाले हैं जिनकी वैल्यू ऊपर क्या है, पॉजिटिव है, यानी कि उनका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है, मतलब वो रिड्यूस होंगे, यानी कि वो अच्छे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स थे। और नीचे वाले जिनका रिडक्शन पोटेंशियल नेगेटिव आ रहा है आपकी टेबल में, उनका ऑक्सीडेशन होगा, यानी कि वो अच्छे रिड्यूसिंग एजेंट्स होंगे। ये हमने डिस्कस किया था। तो पहला पॉइंट वही लिखना, टू कंपेयर, पहला एप्लीकेशन ना, फर्स्ट एप्लीकेशन, एप्लीकेशंस ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, उसमें पहला एप्लीकेशन हम लिख रहे हैं, टू कंपेयर द रिलेटिव ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग पावर, टू कंपेयर द रिलेटिव, रिलेटिव क्यों कर रहे हैं, क्योंकि अपन दो को कंपेयर कर रहे हैं। हो सकता है जिंक कॉपर के सामने एक अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है क्योंकि उसका ऑक्सीडेशन हो रहा है ना, बट वही जिंक सोडियम के सामने एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो जाएगा क्योंकि उस समय उसका रिडक्शन होगा। तो रिलेटिव चीज है ये। आपने देखा ना, कॉपर जिंक के सामने रिड्यूस हो रहा था तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट था, पर यही कॉपर सिल्वर के सामने ऑक्सीडाइज हो रहा था तो रिड्यूसिंग एजेंट हो जाएगा। तो रिलेटिव इसलिए वर्ड यूज कर रहे हैं अपन। ठीक है, जैसे अपन ये रिलेटिव वर्ड पहली बार सुनते थे क्लास 9th में कि रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव, सुना कभी, रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव, मतलब एक आदमी किसी एक ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट में रेस्ट में हो सकता है और दूसरे ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट में मोशन में हो सकता है। उसका एग्जांपल हम वो ट्रेन वाला पढ़ते थे ना, कि ट्रेन में आप बैठे हो या चलो बस में बैठे हो, ठीक है, बस छोटा ही सोचेंगे नहीं, तो बस में बैठे हो, ठीक है, तो बस में बैठे हैं, बस जा रही है, तो आपके बाहर जो पैसेंजर्स मतलब लोग खड़े हैं उनके हिसाब से आप मोशन में हो, और आपके साथ जो फेलो पैसेंजर बैठा है उसके हिसाब से आप रेस्ट पे हो, तो ये भी रिलेटिव हुआ। तो रिलेटिव मतलब हम तब यूज करते हैं वर्ड रिलेटिव जब हमको किसी से कंपेयर करना होता है। तो यहाँ पे हम दो लोगों के ऑब्जर्वेशन को कंपेयर कर रहे हैं, एक बाहर खड़े हुए इंसान के और एक अंदर बैठे हुए इंसान के, दोनों के हिसाब से ऑब्जर्वेशन अलग है। इन द सेम वे रिलेटिव ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग पावर क्यों बोल रहे हैं, कि यहाँ पे अपन एक का रिड्यूसिंग पावर दूसरे के रेस्पेक्ट में बता रहे हैं कि वो कम है या ज्यादा है। समझ गए रिलेटिव का मतलब। ठीक है, तो टू कंपेयर द रिलेटिव ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग पावर, रिलेटिव ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग पावर्स। ठीक है, इसमें लिखना हाइफन डाल के, greater the reduction potential, greater the reduction potential, greater the reduction potential, greater the reduction potential, comma, more easily is the substance reduced. ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ना, greater the reduction potential, more easily is the substance reduced, more easily is the substance reduced, or in other words, or in other words, or in other words, stronger, stronger, एक डैश बना दो, फिल इन द ब्लैंक, ये आप लोग भरोगे अभी है ना, स्ट्रॉन्गर डैश एजेंट इट इज, स्ट्रॉन्गर डैश एजेंट इट इज, क्या वर्ड आना चाहिए यहाँ पे, हाँ बाकी लोग क्या बोलते हैं, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा वो रेड्यूस होगा, इसका मतलब अदर वर्ड्स में आप इसको एक अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी बोल सकते हो। ठीक है, लिख लो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इट इज। तो आपकी टेबल के हिसाब से
फ्लोरीन का रिडक्शन पोटेंशियल सबसे ज्यादा है, पॉजिटिव में सबसे ज्यादा फ्लोरीन था ना, है ना, तो वो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। ठीक है, एक एग्जांपल भी लिख लेते हैं नीचे। एग्जांपल, फॉर एग्जांपल F2 हैज द हाईएस्ट रिडक्शन पोटेंशियल, F2 फ्लोरीन है ना, F2 हैज द हाईएस्ट रिडक्शन पोटेंशियल F2 has the highest reduction potential, that is it is reduced most easily, it is reduced most easily, it is reduced more easily, it is reduced more easily. In other words, F2 is the strongest oxidizing agent. In other words, F2 is the strongest oxidizing agent. F2 is the strongest oxidizing agent. ठीक है, चलो सेकंड एप्लीकेशन, सेकंड एप्लीकेशन। अब हमने इसमें रिड्यूसिंग एजेंट की बात नहीं की ना, उल्टा जस्ट रिड्यूसिंग एजेंट हो जाएगा। ठीक है, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल कम है उसका ऑक्सीडेशन होगा, तो वो एक अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होगा। उस हिसाब से लिथियम इज द मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट या स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट। लिथियम का सबसे कम है ना, सबसे लास्ट में क्या है, लिथियम है टेबल में, नेगेटिव पॉइंट कितना है, -3 है ना, -3.05, मतलब इसका रिडक्शन पोटेंशियल सबसे मिनिमम है, तो इसकी टेंडेंसी टू रेड्यूस सबसे मिनिमम होगी या टेंडेंसी टू ऑक्सीडाइज मैक्सिमम होगी, टेंडेंसी टू ऑक्सीडाइज मैक्सिमम। और अगर ये ऑक्सीडाइज हो रहा है तो ये क्या होगा, रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, चलो सेकंड क्या लिखे, टू कंपेयर द रिलेटिव एक्टिविटीज ऑफ मेटल, टू कंपेयर द रिलेटिव एक्टिविटीज ऑफ मेटल, यानी कि कौन सा मेटल ज्यादा रिएक्टिव है, कौन सा मेटल कम रिएक्टिव है। अगेन ये भी रिलेटिव होगा, आपको मैंने 5 मेटल दे दिए, इनकी रिडक्शन पोटेंशियल्स दे दी, और मैंने आपको बोल दिया कि इनको अरेंज करो इन द इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर रिएक्टिविटी। आपको क्वेश्चन समझ में आ रहा है? आई हैव गिवन यू 5 मेटल्स, है ना, तो एक एग्जांपल लेके करते हैं इसको। एग्जांपल लो, अरेंज Mg, Zn, Cu, मैग्नीशियम, जिंक, कॉपर, सिल्वर Ag एंड Fe। इसके बाद मैग्नीशियम, जिंक, कॉपर, सिल्वर एंड आयरन, 5 मेटल दे दिए मैंने। अरेंज देम इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी, अरेंज देम इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी। ठीक है, हाँ, अच्छा तो आंसर बता रहा है, हाँ ठीक, Mg, Zn, Fe, Cu, Ag। ठीक है, चलो ठीक है, ओके, ये तो ठीक है। अब अभी कोई अननोन मेटल होता है जिसका वैल्यू आपको नहीं पता है, तो आप कैसे निकालते? ठीक है, एक्चुअली में क्या होता है, एक अच्छा मेटल क्या कौन कहलाएगा, जो ऑक्सीडाइज होगा, क्योंकि मेटल का प्रॉपर्टी होता है ना, मेटल का आप डेफिनेशन समझ लो, ये होता है कि मेटल आर द एलिमेंट्स विच हैव द टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन। ये सुने कभी डेफिनेशन, मेटल्स आर द एलिमेंट्स विच हैव द टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन्स, और लूज इलेक्ट्रॉन यानी कि ऑक्सीडाइज, लूज इलेक्ट्रॉन मतलब क्या होता है, ऑक्सीडाइज। ऑक्सीडाइज कौन होता है, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल कम होता है, राइट। तो अब आप इन पांचों का रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू टेबल से देखो, है ना, और उस अकॉर्डिंगली आप अरेंज कर लो। जिसका रिडक्शन पोटेंशियल सबसे ज्यादा होगा वो सबसे लीस्ट रिएक्टिव मेटल होगा, क्योंकि वो उनके सामने ऑक्सीडाइज नहीं होगा ना, रेड्यूस होगा। जैसे यहाँ पे सिल्वर है, सिल्वर का रिडक्शन पोटेंशियल कितना होता है, उस दिन अपन देखे थे ना, 0.80 पॉजिटिव में है, कॉपर का 0.34, और बाकी तीनों का नेगेटिव होगा, चेक करो। मैग्नीशियम का भी नेगेटिव होगा, जिंक का तो हमें पता है नेगेटिव होता है 0.76, -0.76, है ना। ऑल्सो चेक इट फॉर आयरन एंड, पहला क्या लिखा था, मैग्नीशियम। इन दोनों की वैल्यू चेक करो तो नेगेटिव आ रही है क्या, देखो मैग्नीशियम की आपको दिख रही होगी -2.37, दिख रहा है टेबल सामने, -2.37 होता है आपके मैग्नीशियम का,
और उससे कम वाला कुछ और है क्या अपने पास? आयरन का क्या होता है? आयरन का -0.44 दिखा? अरे आप लोग देख रहे हो है ना? और उसके बाद जिंक का तो 0.76 माइनस में। सबसे छोटा रिडक्शन पोटेंशियल किसका है? मैग्नीशियम। -2 सबसे छोटा होगा ना? अरे हाँ या ना, -2 छोटा होता है ना? -2.37 से, सॉरी -2.37 बड़ा सबसे छोटा है। उसके बाद आपका आएगा, क्या लिखिए, जिंक -0.76, उसके बाद आयरन -0.44, उसके बाद दोनों पॉजिटिव वैल्यूज हैं। उसमें भी ज्यादा पॉजिटिव कौन है? सिल्वर, तो वो सबसे लास्ट में आएगा। डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिख रहे हैं ना अपन, तो सबसे ज्यादा रिएक्टिव मेटल कौन सा होगा? Mg, फिर जिंक, फिर आयरन, फिर कॉपर एंड सिल्वर, डिक्रीजिंग ऑर्डर। क्लियर है? तो सबसे ज्यादा रिडक्शन पोटेंशियल किसका है? सिल्वर। सबसे कम रिडक्शन पोटेंशियल, लीस्ट रिडक्शन क्या? पोटेंशियल। यहां लिखे ना हाईएस्ट रिडक्शन पोटेंशियल इन पांचों में। है जी? लिथियम का रिडक्शन पोटेंशियल -2.7 साइज के कारण होगा। ठीक है, चलो आगे बढ़े। नेक्स्ट, थर्ड एप्लीकेशन, एप्लीकेशन नंबर 3, टू कैलकुलेट स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ, टू कैलकुलेट standard EMF of, to calculate standard EMF of any electrochemical cell, any electrochemical cell। इसका फॉर्मूला ऑलरेडी हम ईएमएफ वाले टॉपिक में लिख चुके हैं ना, ई नॉट सेल इज इक्वल्स टू ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। पर वो ई नॉट वैल्यूज आएंगी कहां से? टेबल से। ये भी टेबल का एप्लीकेशन ही हुआ ना? आप लोगों को समझ में आता है मैं क्या बोलता हूँ? हाँ, टू कैलकुलेट स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ एनी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, जिसको अपन किससे डिनोट करते हैं? ई नॉट सेल। बस फॉर्मूला लिख के छोड़ दो, ई नॉट सेल इज इक्वल्स टू ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ एनोड। ठीक है, अगर आपको ऑक्सीडेशन वैल्यू दी होगी ना पोटेंशियल की, तो उसको नेगेटिव कर दोगे तो वो, मतलब उसका साइन रिवर्स कर दोगे तो रिडक्शन पोटेंशियल आ जाएगी। ठीक है, चलो नेक्स्ट, अगला, नेक्स्ट पॉइंट, फोर्थ 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 एप्लीकेशन, टू प्रेडिक्ट वेदर, टू प्रेडिक्ट वेदर अ मेटल, टू प्रेडिक्ट whether a metal, to predict whether a metal reacts with acid, reacts with acid, reacts with acid to give hydrogen gas, to give hydrogen gas। कौन से ऐसे मेटल हैं जो एसिड से हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करेंगे और कौन नहीं करेंगे? मैंने उस दिन एग्जांपल बताया था, जैसे कॉपर नहीं करता है, ये कॉपर का रिडक्शन पोटेंशियल पॉजिटिव साइड में है। जिंक करता है क्योंकि उसका रिडक्शन पोटेंशियल नेगेटिव साइड में है। तो जब जिंक और हाइड्रोजन होंगे साथ में, तो जिंक का ऑक्सीडेशन होगा, इलेक्ट्रॉन जिंक दे रहा है, H पॉजिटिव आराम से उस इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा और H पॉजिटिव बन जाएगा H, दो H मिलके बन जाएंगे हाइड्रोजन गैस, मतलब हाइड्रोजन गैस बनेगी, कॉपर के साथ नहीं बनेगी। ठीक है, तो लिख लो हाइफन डाल के इसमें, metal having positive reduction potential, metal having positive reduction potential
metal having positive reduction potential will be able to displace hydrogen, will be able to displace hydrogen, will be able to displace hydrogen from acid, from acid. From acid. तो सवाल क्या नेगेटिव metals with negative reduction potential, metals with negative reduction potential, अभी इसमें क्या लिखे थे, will not displace लिखे हो ना, सेंटेंस पढ़ना एक बार पूरा, क्या लिखे थे, और पॉजिटिव लिखे हो तो विल नॉट बी एबल टू लिखना, सॉरी पॉजिटिव वाले नहीं कर पाएंगे ना, कॉपर नहीं कर पाता है ना, ठीक है, फिर से पढ़ना एक बार, क्या क्या लिखे हो, हाँ, और अब क्या लिख रहे हैं, मेटल्स विथ नेगेटिव रिडक्शन पोटेंशियल, मेटल्स विथ नेगेटिव इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, एग्जांपल भी दे सकते हो आप चाहो तो, लाइक जिंक है ना, आयरन, सोडियम, हाँ, विल बी एबल टू डिस्प्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम एसिड, will be able to displace hydrogen from acid, will be able to displace hydrogen from acid. Done? ठीक है, last application, to predict the spontaneity of a redox reaction, to predict the spontaneity, to predict the spontaneity of a redox reaction, of a redox reaction, to predict the spontaneity of a redox reaction. जैसे मैंने लास्ट क्लास में आप लोगों को बताया था कि Zn plus CuSO4 gives you ZnSO4 plus Cu. ये रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है ना, ये अपन ऐसे भी प्रूव कर सकते हैं बाय जस्ट फाइंडिंग इट्स ई नॉट सेल विच विल कम आउट टू बी 1.1 वोल्ट पॉजिटिव, ठीक है, और यही अगर आप उल्टा रिएक्शन रख दो, Cu plus ZnSO4 gives Zn plus CuSO4, तो ये रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस होगा, उसका रीजन है कि इसका ई नॉट सेल क्या आएगा, नेगेटिव, समझ गए, तो ई नॉट सेल की वैल्यू हमें बताएगी कि वेदर दैट पर्टिकुलर रेडॉक्स रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस और नॉट, ठीक है, तो लिखो एक हाइफन डाल के लाइन, फॉर अ रेडॉक्स रिएक्शन टू बी स्पॉन्टेनियस, फॉर अ रेडॉक्स रिएक्शन टू बी स्पॉन्टेनियस, फॉर अ रेडॉक्स रिएक्शन टू बी स्पॉन्टेनियस, the EMF of the cell must be positive. For a redox reaction to be spontaneous, for a redox reaction to be spontaneous, the EMF of the cell must be positive. The EMF of the cell must be positive. ठीक है, ओके, चलो एक क्वेश्चन करते हैं अपन, फिर नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे. प्रेडिक्ट वेदर जिंक एंड सिल्वर, प्रेडिक्ट वेदर zinc and silver react with, predict whether zinc and silver react with 1m H2SO4, 1m बोले तो मोलैरिटी दिया है ना इसका, जिंक हाइड्रोजन सल्फेट, सल्फ्यूरिक एसिड का क्या दिया हुआ है, मोलैरिटी, मतलब उसमें 1 मोल सल्फ्यूरिक एसिड है इन डिसॉल्व इन 1 लीटर ऑफ वाटर, ठीक है, 1m sulfuric acid to give out hydrogen gas or not, to give out hydrogen gas or not, to give out hydrogen gas or not, given that क्वेश्चन में आपको ये वैल्यूज कभी कभार दी रहती है ना, क्योंकि टेबल आप कैरी करके नहीं ले जाते हो, ये ई नॉट वैल्यूज आपको क्वेश्चन में दी रहेंगी. गिवन दैट स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ जिंक एंड सिल्वर, standard reduction potential of zinc and silver, standard reduction potentials of zinc and silver, ये जो इतना बड़ा लाइन लिखे ना, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ जिंक एंड सिल्वर, इसको हम सिंबल के फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं,
ई फॉर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ऊपर नॉट लगा दूं, क्यों, स्टैंडर्ड बोल रहे हैं, ठीक है। और रिडक्शन पोटेंशियल बोल रहा हूं किसका, जिंक का, तो जिंक का रिडक्शन कैसे होता है, Zn2 पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन गेन करके Zn बनता है। इन द सेम वे ई नॉट Ag पॉजिटिव से Ag, ये है उसका सिंबल। जो आपने इतना बड़ा सेंटेंस लिखा है ना, उसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है। क्या दी वैल्यू, -0.76 वोल्ट और इसका 0.80 वोल्ट। क्वेश्चन समझ में आ गया सबको? हाँ, आपको बताना है कि जिंक और सिल्वर दोनों जब H2SO4 के साथ रिएक्ट करेगा तो हाइड्रोजन गैस विल बी लिबरेटेड और नॉट, ठीक है। तो मतलब एक्चुअली रिएक्शन क्या क्या होना चाहिए, पहला अगर जिंक H2SO4 के साथ रिएक्ट करे तो क्या होना चाहिए, Zn प्लस H2SO4 गिव्स यू ZnSO4 प्लस व्हाट, H2। और दूसरा वाला क्या बोल रहे हैं अपन, Ag प्लस H2SO4 गिव्स यू AgSO4 प्लस H2। इन दोनों में से जो रिडॉक्स रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है वो वाला हाइड्रोजन गैस लिबरेट करेगा। जैसे अगर जिंक वाला रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है तो आप बोलोगे कि जिंक विल लिबरेट हाइड्रोजन गैस, और अगर सिल्वर वाला रिएक्शन आपको नॉन स्पॉन्टेनियस लग रहा है तो आप बोलोगे कि सिल्वर विल नॉट बी एबल टू लिबरेट हाइड्रोजन। उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, ई नॉट निकालना पड़ेगा दोनों का। इस रिएक्शन का ई नॉट सेल निकाल सकते हो, इसमें एनोड क्या है कैथोड क्या है कैसे पता चल रहा है, जिंक गेटिंग चेंज टू Zn2 पॉजिटिव, हाँ या ना, तो जिंक हो गया एनोड क्योंकि उसका ऑक्सीडेशन हुआ है। H पॉजिटिव चेंजिंग टू H2 यानी कि रिडक्शन, आपको समझ में आ रहा है ना, यानी कि हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड आपका क्या है, कैथोड है। तो ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड कर लेना, पहले ये वाला रिएक्शन काम करेंगे, ठीक है, पहले इस पे काम करते हैं। ये लिखने के बाद आप लोग लिख लोगे एनोड क्या है, जिंक, कैथोड क्या है, हाइड्रोजन, ठीक है। तो आपका ई नॉट सेल क्या हो जाएगा, ई नॉट सेल विल बी इक्वल टू ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। ई नॉट ऑफ हाइड्रोजन क्या होता है, हाँ मतलब 0.00 भी बोल देते, जीरो ही बोलो ना, खत्म करो, हाँ 0 वोल्ट माइनस माइनस 0.76, कितना आएगा आंसर, 0.76 वोल्ट, ठीक है। अब यही काम इसके साथ करना, ये तो जीरो पता है ना इसलिए दिया नहीं है क्वेश्चन में, आप समझ रहे हो ना, ये जीरो नहीं दिया है क्वेश्चन में क्योंकि हमको पता है हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का स्टैंडर्ड पोटेंशियल क्या होता है, जीरो। चलो जल्दी निकालो दूसरा भी, दूसरा नेगेटिव आएगा देखो, ठीक है, हो गया। चलो एक और क्वेश्चन करते हैं, डन एवरीवन। आप तीनों को समझ में आ रहा है, आशु, विनय, अभिनंद? यस सर। यस सर। और कोशिश करो कि ऑफलाइन ही अटेंड करो क्लासेस, है ना। ऑनलाइन बस एक सुविधा है, उसका दुरुपयोग मत करो, ठीक है। देखिए क्वेश्चन, चलो, a cell is prepared a cell is prepared by dipping a copper rod, a cell is prepared by dipping a copper rod, हाँ सो जाओ, in 1m copper sulfate solution CuSO4. A cell is prepared by dipping a copper rod in 1m CuSO4 solution and a nickel rod in 1m NiSO4 solution, nickel sulfate solution, ठीक है। गिवन E naught Cu2 positive to Cu, E naught Ni2 positive to Ni, निकल। कॉपर की तो वैल्यू अब याद होना चाहिए ना, कितनी है, 0.34 वोल्ट। निकल की लिख लो, ये चलो आप टेबल से देख लेना,
ठीक है, बाद में देख लेना। लिखो निकालना क्या क्या है। फर्स्ट पार्ट जो निकालना है, लिखिए फर्स्ट ए, व्हाट विल बी द सेल रिएक्शन, व्हाट विल बी द सेल रिएक्शन, व्हाट विल बी द सेल रिएक्शन। सेकंड पार्ट, पहला आपको बताना है सेल रिएक्शन क्या है। ये समझ गया ना क्या क्वेश्चन है। सेल रिएक्शन मतलब एनोड कैथोड पहचान जाओगे तो रिएक्शन हो जाएगा, ठीक है। सेकंड, व्हाट विल बी द स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ द सेल, व्हाट विल बी द स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ द सेल, यानी कि ई नॉट सेल, what will be the standard EMF of the cell. Third, which electrode will be positive, which electrode will be positive, which electrode will be positive, which electrode will be positive. And last, how the cell be represented, representation लिखना है, समझ गए ना क्या लिखना है। how the cell be represented, ठीक है। आज 12th का रिजल्ट आया ना, 10th 12th सीबीएसई। क्यों, कोई है 10th? आप लोग यहाँ जो बैठते थे ना, एक पिछले साल 12th का लड़का यहाँ पे बैठता था हमेशा, मोटू मोटू सा, गोलू मोलू, उसका 87% आया है, 96 इन केमिस्ट्री। और एक उसके साथ एक और रहता था, केपीएस का था, वो केपीएस का जानते हैं, कौस्तुभ को, कौस्तुभ कर, हाँ अभी वो केपीएस में था। तो आपके साथ जा रहा है क्या आगे पीछे से? आप भी जा रहे थे, वो भी ना? उसका भी 95 आया केमिस्ट्री में, 84%। हुआ क्या? किसका? और लड़कियों में कौन बोला? ये दोनों एक भी दिन एब्सेंट नहीं होते थे क्लास में। हाँ, तभी नहीं किया ऑनलाइन। आप सो जाओ। तो बेसिकली की यही है कि रेगुलरिटी, एक भी टेस्ट स्किप नहीं करते थे दोनों, भले तैयारी है नहीं है, पानी गिर रहा है, आंधी तूफान, आते थे। यही एक्चुअली की है सक्सेस का। आप लोग सोचोगे कि मैं लास्ट में जनवरी में उठाऊंगा बुक और 80% ले आऊंगा, तो मुश्किल है, समझ रहे? तो कंसिस्टेंट होना जरूरी है। तो आप मान के चलो 11th में जिसका भी 60 के नीचे है ना, उनको धक्का दिया गया है परसेंटेज। तो अभी टाइम है कि सुधर जाओ। जिनका भी 60 से नीचे, उनको पक्का धक्का दिए होंगे स्कूल वाले कि चलो 12th में कर लेंगे ठीक। चलो हो गया। फर्स्ट पार्ट का आंसर क्या आ रहा है? व्हाट इज द सेल रिएक्शन। अच्छा, इसका निकाले वैल्यू, देखिए पीछे कितना आ रहा था। कोई और कुछ तो नहीं लिखा है ना वैल्यू? -0.25 वोल्ट, राइट।
तो इस वैल्यू को देख करके आप बता सकते हैं ना कौन कैथोड होगा कौन एनोड होगा। निकल एनोड और कॉपर कैथोड, क्योंकि जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा वो रेड्यूस होता है, और रेड्यूस कौन होता है? कैथोड। तो कॉपर हो जाएगा कैथोड और निकल हो जाएगा एनोड, है ना। चलो ठीक है, ओके। तो सेल रिएक्शन क्या हो जाएगा उस हिसाब से? Na प्लस Cu2 पॉजिटिव, हाँ वही चलेगा, सल्फेट तो कॉमन है ना दोनों के लिए। Na प्लस Cu2 पॉजिटिव गिव्स, हाँ Na2 पॉजिटिव प्लस Cu। बैलेंस ही है ना ये, क्योंकि वो 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, ये 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है। अपन को 2 लगाने की जरूरत नहीं है। कॉपर सिल्वर वाले रिएक्शन में लगाए थे ना 2, क्योंकि वहां पे डिफरेंस था, कॉपर लूज 2 कर रहा था, सिल्वर गेन 1 कर रहा था, इसलिए 2 सिल्वर लेना पड़ा था टू बैलेंस द इक्वेशन। ये हमारा सेल रिएक्शन हो जाएगा। किसी ने सल्फेट के साथ भी लिखा हुआ तो वो भी सही है, कोई दिक्कत नहीं है। मैं आयनिक इक्वेशन लिखा हूं इन द फॉर्म ऑफ आयंस, ठीक है, ओके। ई नॉट सेल कितना निकला? ई नॉट कैथोड यानी कि 0.34 माइनस ऑफ माइनस 0.25 कितना हो जाएगा? 0.59 वोल्ट, 0.59 वोल्ट। पॉजिटिव इलेक्ट्रोड कौन सी है? कॉपर, क्योंकि जिंक, सॉरी, जो एनोड होता है वो नेगेटिव पोल होता है और कैथोड पॉजिटिव पोल होता है। यहाँ पे पॉजिटिव पोल कौन सा है यानी कैथोड कौन सा है? कॉपर। तो कॉपर पॉजिटिव इलेक्ट्रोड होगी, राइट। हाउ द सेल बी रिप्रेजेंटेड, कैसे रिप्रेजेंट करेंगे सेल को? Ni चेंज हो रहा है Ni2 पॉजिटिव से, राइट। हाँ कंसंट्रेशन लिख लेंगे, हालांकि क्वेश्चन में दिया नहीं है कंसंट्रेशन, ठीक है। चलो C1 लिख लेना, छोड़ दो, ठीक है। फिर सॉल्ट ब्रिज आ जाएगा आपका, देन Cu2 पॉजिटिव Cu, ठीक है। चलो हाँ, क्वेश्चन में अगर ना आपको मेंशन है ना कंसंट्रेशन तो वो लिखना, फिर C1 C2 मत लिखना। अभी इस क्वेश्चन में हमको मेंशन नहीं था। अच्छा मेंशन तो है 1m 1m, लिखा तो है 1m, नहीं लिखे है क्या? हाँ तो फिर 1 1 लिखो ना भाई, दिया है क्वेश्चन में 1m, और यहाँ भी 1m आएगा, ठीक है। समझ गए ना? स्टैंडर्ड कंडीशन है ये, 1m तो स्टैंडर्ड कंडीशन है ना। डन, ठीक है। चलो नेक्स्ट हिंट डालना। अब हम बात करेंगे नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन की। अगर कंडीशन स्टैंडर्ड नहीं है, यानी कि कंसंट्रेशन 1m नहीं है इलेक्ट्रोलाइट की, और टेम्परेचर भी 298 केल्विन नहीं है, ठीक है। तो हिंट डालो, इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट कंसंट्रेशन, इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट कंसंट्रेशन, इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट कंसंट्रेशन and temperature on the electrode potential, on the electrode potential, on the electrode potential, on the electrode potential। ब्रैकेट में लिखो नर्स्ट इक्वेशन, नर्स्ट इक्वेशन। आप लोगों का टेस्ट कैसा हुआ केमिस्ट्री का? अच्छा, हाँ आप पूछ लिया बता दे। सर को बोलते हैं कि 8 नंबर बनाया मैं बना सकता था। अच्छा कितने नंबर का था? कितना आया? चलो नर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। चलो मतलब नर्स्ट इक्वेशन किससे डील कर रहा है? इट इज एक्चुअली, आप बोल सकते हैं ऐसा कि नर्स्ट इक्वेशन हमें बता रहा है कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कंसंट्रेशन और टेम्परेचर पे कैसे डिपेंड करती है। एक ऐसा इक्वेशन होगा जिसमें हम ई सेल निकालेंगे, जो कि अब नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन के लिए होगा, ठीक है। तो नर्स्ट इक्वेशन कुछ ऐसा देते हैं, जैसे अपन एक मान लेते हैं कि हमारा एक रिएक्शन हो रहा है, Mn प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गिव्स यू, सॉरी n इलेक्ट्रॉन ना, गिव्स यू m, ऐसा कुछ होगा। देखो एक बार ऐसा लिख सकते हैं, जनरल रिएक्शन, कोई भी मेटल हो अगर वो n पॉजिटिव है तो वो n इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, तब वो न्यूट्रलाइज होगा ना। जैसे फॉर एग्जांपल जिंक 2 पॉजिटिव, इट गेन्स 2 इलेक्ट्रॉन एंड बिकम्स व्हाट? जिंक। ये इसका एक एग्जांपल हो गया, ये जनरल लिखा है मैंने। यहाँ पे Ag लिखोगे तो n की वैल्यू 1 हो जाएगी, कॉपर लिखोगे तो n की वैल्यू 2 हो जाएगी,
ठीक है, तो नर्व्स इक्वेशन क्या बोलता है कि किसी भी सेल का ई सेल, अब ई नॉट सेल मत लिखना, ये ई नॉट सेल तो स्टैंडर्ड कंडीशन के लिए था, तो दैट ई सेल इज नथिंग बट इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस आर टी अपॉन एन एफ, जहां पे आर का मतलब है आपका गैस कांस्टेंट 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल, टी मतलब टेम्परेचर हो गया, अगर स्टैंडर्ड कंडीशन है तो टेम्परेचर को 298 केल्विन ले लेंगे, अपॉन एन, एन मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व, जो मेरे जिंक के रिएक्शन में कितने हैं 2, राइट। एफ, एफ क्या है, व्हाट वाज एफ, अरे अभी इसी चैप्टर में तो पढ़े 1F 2F ऐसा करके निकाल रहे थे ना, फैराडे, इसका वैल्यू क्या निकाले थे हमने 96,500 क्या कूलम, 96,500 कूलम, और ये एक्चुअली में था क्या, निकाले कैसे थे इसको, 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज, वाह, 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम होता है, 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन का चार्ज था वो, है ना। आप जब इस नंबर को 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 से मल्टीप्लाई करते हो तब जाके एफ आता है, दैट इज 96,500 टू बी, मतलब अपन अप्रोक्सीमेट किए थे उसको, एग्जैक्ट वैल्यू तो 96,487 आ रहा था कूलम, विच वाज अप्रोक्सीमेटेड एज 96,500, समझ रहे हो, ठीक है। तो ई सेल इज इक्वल्स टू ई नॉट सेल माइनस आर टी अपॉन एन एफ, एल एन, एल एन मतलब होता है नेचुरल लोगैरिथम ऑफ जो भी आपका यहां पे है ना उसका कंसंट्रेशन एम, अपॉन जो भी आपका आयन है उसका कंसंट्रेशन एम एन पॉजिटिव, समझ गए। हमें पता है कि ये जो रिएक्शन हमने लिखा है इसमें ये जो बन रहा है ये आपका प्योर सॉलिड है, आपको याद है इक्विलिब्रियम में हम प्योर सॉलिड की, प्योर लिक्विड की कंसंट्रेशन को क्या लिखते थे 1 यूनिटी, है ना, तो वैसे ही आप इसको भी 1 ले लो तो क्या हो जाएगा, ई सेल इज इक्वल्स टू ई नॉट सेल, एक्चुअली सेल नहीं लिखना चाहिए क्योंकि मैं सेल में की बात थोड़ा कर रहा हूं, आई एम टॉकिंग अबाउट इलेक्ट्रोड ना, आया ना, अब ये सेल थोड़ी ना, अभी तो सिर्फ एक सिंगल इलेक्ट्रोड है ना, जिंक तो एक इलेक्ट्रोड है, जिंक सेल नहीं है, जब जिंक कॉपर के साथ मिक्स होगा जुड़ेगा तब वो सेल बनेगा, अभी तो वो इलेक्ट्रोड ही है ना, तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बोलना चाहिए, ठीक है। तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इज इक्वल्स टू स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो अपन को टेबल से मिल जाएगा, जिसकी वैल्यू क्या होती है जिंक के लिए -0.76, राइट, माइनस आर टी अपॉन एन एफ, एल एन एम एन अपॉन एम एन पॉजिटिव का कंसंट्रेशन, आगे जाके इसको अपन 1 से रिप्लेस करने वाला हूं, आर टी अपॉन एन एफ एल एन, आप एल एन को भी चेंज कर सकते हो ना, 2.303 मल्टीप्लाई करके आप उसको लॉक करोगे, कर सकते हो, करना पड़ेगा क्योंकि हमारे पास जो टेबल है वो लॉग की टेबल है, एल का कोई ऐसा टेबल नहीं होता, तो अपन एल को लॉग में कन्वर्ट करते हैं, ऐसा अपन इक्विलिब्रियम में भी किए थे, है ना, थर्मोडायनामिक्स में भी किए थे अपन ये चीज, एल को लॉग में कन्वर्ट किए थे, एल 1 अपॉन एम एन पॉजिटिव का कंसंट्रेशन, अब ये कंसंट्रेशन अभी तक 1 था क्योंकि कंडीशन स्टैंडर्ड थी, आप समझ रहे हो क्या बोल रहा हूं, तो 1 यहां अगर 1 आया तो log 1 0 होता है, log 1 क्या होता है 0, तो ये पूरा खत्म हो जाता ना, तो ई नॉट के बराबर आ रहा था क्योंकि स्टैंडर्ड कंडीशन थी, आर यू गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग। अगर आप इस फॉर्मूले को अपने पुराने वाले ई सेल से, ई नॉट सेल से कंपेयर करो तो ई नॉट मतलब इलेक्ट्रोड पोटेंशियल स्टैंडर्ड वाला क्या होता था, जब कंडीशन स्टैंडर्ड्स हैं यानी कि 1m कंसंट्रेशन, तो अगर आप यहाँ पे 1m डालते हो तो ln 1/1 ln 1 0 होता है, तो ये पूरा टर्म खत्म हो जाता, यानी कि आपका स्टैंडर्ड ईएमएफ ही रहेगा वो, E इज इक्वल्स टू स्टैंडर्ड। बट अगर कंडीशन स्टैंडर्ड नहीं है तो यहाँ पे हम वो कंसंट्रेशन पुट करेंगे, टेम्परेचर पुट करेंगे टी की जगह, क्लियर है, ठीक है। तो नीचे लिखना, लिखो नीचे, फॉर इलेक्ट्रोड रिएक्शन, अच्छा ये वाला चीज जिंक के लिए क्या हो जाएगा रिएक्शन इक्वेशन, यहां ध्यान देना, E इज इक्वल्स टू E नॉट माइनस RT अपॉन 2F, बाकी सब चीजें तो कांस्टेंट है, ln 1 अपॉन Zn2 पॉजिटिव का कंसंट्रेशन, ऐसा आप कॉपर के लिए भी लिख सकते हो, हाँ या ना, सेम रिएक्शन कॉपर के लिए भी हो जाएगा ना, क्या होगा कॉपर के लिए, E इज इक्वल्स टू E नॉट माइनस RT अपॉन 2F, वहां भी तो 2F होगा, ln 1 अपॉन Cu2 पॉजिटिव, हाँ या ना, तो ऐसे ये होता है नर्व्स इक्वेशन, एक्चुअली में ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, ये मैंने 2 इक्वेशन लिया, 2 एग्जांपल लिया, ये जनरल फॉर्म है, एक्चुअली ये जनरल फॉर्म है, इस इक्वेशन से आप किसी भी इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकाल सकते हो इन एनी कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड कंसंट्रेशन, टेबल में जो वैल्यूज है वहां पे कंसंट्रेशन टेम्परेचर कांस्टेंट है,
बट अगर मुझे चेंज करना है तो हम ये वैल्यू यहां से वैल्यू निकाल सकते हैं, तो आपको आपके इलेक्ट्रोड का नया पोटेंशियल मिल जाएगा। एम आई क्लियर? ठीक है। और सेल निकालना है तो सेल के लिए क्या कर देते हैं अपन, ये दोनों को माइनस कर देंगे। फॉर्मूला क्या था मेरा, ई सेल इज इक्वल्स टू ई कैथोड माइनस ई एनोड। इसमें कैथोड क्या था, ये कैथोड है, और ये क्या था, एनोड। इन दोनों को माइनस कर दो, समझ रहे हो? तो ई नॉट एनोड है, ई नॉट कैथोड है, ये कैंसिल मत कर देना, दोनों सेम नहीं है ना, इसकी वैल्यू अलग है, इसकी वैल्यू अलग है। मैं क्लियर, मैं जो बोल रहा हूँ समझ में आ रहा है? ठीक है, तो अपन फिर इससे ई सेल भी निकाल देंगे। अभी तक तो अपन सिर्फ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकाले थे नर्स से, बट अपन नर्स से ई सेल भी निकाल सकते हैं। ठीक है, चलो लिखते हैं। हाँ लिखो, फॉर अ रिएक्शन, फॉर अ जनरल रिएक्शन, फॉर अ जनरल रिएक्शन, ये लिख लो पहला, फॉर अ जनरल रिएक्शन m to the power n positive plus n electrons gives you m. ठीक है, नीचे में लिखो, its Nernst equation can be written as, its Nernst equation can be written as, इसका कोई डेरिवेशन वगैरह नहीं है ना कि इक्वेशन आया कहां से है। ठीक है, its Nernst equation can be written as E is equals to E naught minus RT upon NF ln ऊपर m का कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय mn पॉजिटिव का कंसंट्रेशन। पहले ये लाइन लिखना ना, लिख लिए, यहां नीचे लिख रहे थे, बाकी सब चीजें हैं क्या, वेयर 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 ई, सबसे पहले ई लिखते हैं, वेयर ई इज द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल अंडर गिवन कंडीशन, वेयर ई इज द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल अंडर गिवन कंडीशन। ठीक है, ई नॉट तो आपको पता है क्या होता है, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ई नॉट लिख लो, ई नॉट क्या है, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। आर गैस कांस्टेंट, आर गैस कांस्टेंट, आर गैस कांस्टेंट। टी टेम्परेचर, टेम्परेचर इन केल्विन, ऐसा यूनिट ना, टेम्परेचर इन केल्विन। एंड एफ फैराडे, एफ फैराडे जिसकी वैल्यू होती है 96,500 कूलम, लिख लेना यहां पे भी, फैराडे 96,500 कूलम। एंड एन बच गया ना, एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व इन द रिएक्शन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व इन द रिएक्शन। डन। नेक्स्ट लाइन में लिखो, फॉर प्योर सॉलिड्स और लिक्विड्स और गैसेस, फॉर प्योर सॉलिड्स लिक्विड्स और गैसेस the molar concentration is taken as unity, the molar concentration is taken as unity, the molar concentration is taken as unity. Molar concentration is taken as unity, therefore इस इक्वेशन को लिख लो, सेकंड वाला, वहां ऊपर कंसंट्रेशन ऑफ m की जगह क्या आ जाएगा, 1, पुट कर दो वैल्यू, E is equals to E naught minus RT upon NF ln 1 upon Mn positive, concentration of Mn positive. Done? हाँ जी, हाँ समझा नहीं मैं, क्या बोला गैस के रेस्पेक्ट में? हाँ, पर अगर गैस भी 1 atm प्रेशर पे है ना, तो भी उसके कंसंट्रेशन को 1 लेते हैं, यूनिटी। ठीक है, चलो नेक्स्ट, नेक्स्ट लाइन में लिखना, पुटिंग R इज इक्वल्स टू, पुटिंग R इज इक्वल्स टू 8.314, आर के लिए पुट करो, पुटिंग R इज इक्वल्स टू 8.314, F is equals to 96,500, F is equals to 96,500, and T is equals to 298 Kelvin.
ठीक है राजीव। क्या यहाँ पुट किए 8.314 आर की वैल्यू, फिर मैंने और क्या बोला था कि टेम्परेचर को 290 केल्विन ले लो, एफ आपका 96,500। अगर ये वैल्यूज पुट करते हो यहाँ पे, है ना, एन को रहने दो एन ही, तो ये आपका वैल्यू आ जाएगा E इज इक्वल्स टू ई नॉट माइनस, अच्छा एक और काम, उसको भी लॉग को भी एल करेंगे, सॉरी एल को लॉग करेंगे 2.303 मल्टीप्लाई करके, तो ये वैल्यू आती है 0.059 अपॉन एन लॉग ऑफ 1 अपॉन Mn पॉजिटिव का कंसंट्रेशन। ठीक है, पर ये वाला रिलेशन ना तभी यूज करना जब टेम्परेचर 298 है। ठीक है, अपन ने 298 पुट किया ना ये वाला वैल्यू यहाँ पे, आप समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं, मतलब ये मैं तब यूज करूंगा डायरेक्टली ये वाला फॉर्मूला जब सिर्फ कंसंट्रेशन चेंज है, टेम्परेचर 298 ही है, तब आप ये यूज कर सकते हो। एन का वैल्यू बार बार चेंज होगा ना, मेटल टू मेटल, सिल्वर लोगे तो एन का वैल्यू आप 1 लोगे, समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं, कॉपर लोगे तो एन का वैल्यू 2 लोगे, तो ये वैल्यू चेंज होगी, इसलिए मैंने इसको अभी एन ही रहने दिया। बाकी टी, आर और एफ, ऊपर का टी, आर और एफ ये तो कांस्टेंट ही है ना, अगर आप टेम्परेचर को भी कांस्टेंट मान रहे हो तो, अदरवाइज आर और टी बस, आर और एफ बस कांस्टेंट है, बाकी टेम्परेचर भी कंडीशन के हिसाब से चेंज हो सकता है, बट हम 298 मान के ये फॉर्मूला भी याद रखेंगे। Am I clear? ठीक है, तो बस एक एग्जांपल जिंक का ले लो। फॉर जिंक द नर्स्ट इक्वेशन कैन बी रिटन एज, फॉर जिंक द नर्स्ट इक्वेशन कैन बी रिटन एज, हाँ कैसे लिखोगे, सीधा यही लिखना, डायरेक्ट यही वाला, E is equals to E naught minus 0.0591 भी होता है, 1 भी लिख लेना, 0.0591 अपॉन, अब N की वैल्यू 2 आ जाएगी ना जिंक के लिए, अपॉन 2 log 1 अपॉन Zn2 पॉजिटिव का कंसंट्रेशन। क्लियर है? हाँ ठीक है, इसको आगे नेक्स्ट क्लास में अपन ई सेल भी निकालेंगे, आज तो हम सिर्फ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल देखे हैं ना, नेक्स्ट क्लास में ई सेल निकालेंगे, ऐसे दोनों का निकाल करके दोनों को माइनस कर देंगे, ई कैथोड, ई नॉट कैथोड, ई कैथोड माइनस ई एनोड, तो सेल का ईएमएफ आ जाएगा पूरा। आज तो हमने सिर्फ नर्स इक्वेशन किस में अप्लाई किया है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में, है ना, नेक्स्ट क्लास में इसको अपन सेल में अप्लाई करेंगे। क्लियर है? ठीक है, चलो थैंक यू। दिस क्लास यही रूम पे होगी।